हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 को टारगेट करते हुए ईवीएस यानी कि आपका जो पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है, इसके कुछ पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 50 चुनिंदा क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। एक से बढ़कर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2023 में तो पूछे गए हैं, उससे पहले भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पिछले भी कई बार पूछे गए हैं और 2023 में तो पूछे ही गए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका ये 19 जनवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी सीटेट की, उसमें पूछा गया प्रश्न है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है, किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को? नहीं भाई, 5 जून को तो हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को? 22 मार्च, जी हाँ बिल्कुल, 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अच्छा, फिर 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 जून को में क्या मनाते हैं? 22 जून को हम मनाते हैं विश्व वर्षा वन दिवस। विश्व वर्षा वन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व वर्षा वन दिवस हम मनाते हैं 22 जून को। ओके, सारे ऑप्शन क्लियर। देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 जून विश्व वर्षा वन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन कहता है, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो रेनफॉल है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या फिर बैरोमीटर? आइए एक एक को समझते हैं, आपसे कोई दूसरा भी पूछ सकता है। देखिए, हाइग्रोमीटर का यूज कहाँ होता है? हाइग्रोमीटर जो है, इससे हम वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं, वायुमंडल की नमी को मापते हैं कि जो एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। ओके, उसके लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ओके, राइट आंसर, सॉरी आंसर राइट नहीं, इससे हम वायुमंडल की नमी को मापते हैं। एंड जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि डेंसिटी और फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स कितनी है उसको मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। एंड वर्षा का मापन, रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम रेन गेज का यूज करते हैं। एंड बैरोमीटर आपका जो है, बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है इसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। ओके, चारों ऑप्शन आपके क्लियर, ठीक है। लेकिन राइट क्या रहेगा? रेनफॉल, रेन गेज। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है, भारत में बाघों की जनसंख्या, टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज, पिछले 10 सालों में घट गई है या फिर पिछले 12 सालों में लगभग दोगुनी हो गई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है, या फिर पिछले 10 सालों में बाघों की संख्या लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। तो आपको बताते चलें, पिछले 10 सालों में जो बाघों की संख्या है वह लगभग दोगुनी हो गई है, नियरली डबल्ड इन लास्ट 12 ईयर्स। ठीक है, भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग 2 गुनी हो गई है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ क्या है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। तो इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण किया गया है, यानी कि सभी को सम्मिलित किया गया है। या फिर क्रियाकलापों और सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण होना चाहिए, विज्ञान के प्रत्ययों का भाषा के साथ एकीकरण होना चाहिए, या फिर सामाजिक जो प्रत्यय हैं, जो सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका मैथ के साथ लिंक होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत का मतलब है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का
एकीकरण है, क्योंकि जो ईवीएस है हमारा ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। कैसा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें जो है आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा सभी सब्जेक्ट्स को एकीकृत करके पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, सबको एक साथ मिला करके पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन इज ऊष्मा द्वीप क्या है? व्हाट इज अ हीट आइसलैंड? देखिए, द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, या फिर वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं उसे हम हीट आइसलैंड कहते हैं। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, या फिर वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है उसको हम ऊष्मा द्वीप कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो ऊष्मा द्वीप है, हीट आइसलैंड है, वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है उसको हम ऊष्मा द्वीप कहते हैं, हीट आइसलैंड कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? इसमें आपको ये बताना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन है। देखिए, इसमें आपका जो विषाणु, जो वायरस होता है, यह एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इससे बड़ा आपका जो है वायरस से बड़ा आपका बैक्टीरिया होता है ना। आपका चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो, ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका फंगी आता है, कवक आता है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। जैसे लकड़ी के सड़े गले टुकड़े हो गए, चमड़ा हो गया, या और भी चीज़ें, खाने वाली भी चीज़ें हैं, उन पर भी फंगी आ जाती है ना। तो ये 3 नंबर पे आता है। फिर आपका आता है शैवाल, यानी कि जिसको हम एल्गे कहते हैं। ये इसमें जो है इन सभी से बड़ा होता है। ओके, तो ये इनका जो शरीर है शैवाल का, ये लगभग देखा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाता है। यही इनका एक बढ़ता हुआ सही सीक्वेंस आपको मिल जाता है। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। वह पौधा कौन सा है? आपका अमरबेल पौधा, शैवाल या लाइकेट, या फिर पिचर प्लांट, या फिर आपका कैक्टस हो जाता है। देखिए, ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये अक्सर दलदली जमीन या पानी के पास लगभग ये होते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की अधिक ज़रूरत होती है। किनको? कीटभक्षी पौधों को जो है नाइट्रोजन की अधिक ज़रूरत होती है। और जब इन्हें ये न्यूट्रिशंस, ये पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, तो फिर ये कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसमें आपका पिचर प्लांट आ जाता है, यह कीटभक्षी पौधा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपका 19 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो गोलकुंडा का अर्थ क्या होता है? गोलकुंडा का मतलब होता है गोला कोंडा। इसका गोलकुंडा जो है इसका मतलब होता है गोला कोंडा, ठीक है। और इसका प्रॉपर अर्थ होता है गडरिये की पहाड़ी। क्या होता है? गोला कोंडा यानी कि गडरिये की पहाड़ी। देखिए, गोलकुंडा जो है, यह गोलकुंडा का जो किला है ये कुतुब शाही वंश की राजधानी और दक्षिण भारत में सबसे बड़े दुर्गों में से एक था, ठीक है। गोलकुंडा दुर्ग का जो निर्माण था सबसे पहले काकतीय वंश ने कराया था। कौन से वंश ने? काकतीय वंश ने सबसे पहले इसका निर्माण कराया था। लेकिन उसके पश्चात हुआ क्या? 1507 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के सुल्तान कुतुब शाह ने इसका पुनर्निर्माण फिर से करवाया। तो इसलिए इनका नाम कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है। तो गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा 1507 ईस्वी में। ऑप्शन इसमें जो सी है वह राइट हो गया। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? यानी कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं, कलर में नहीं देख सकते? चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। पहले तो आपको ये बताते हैं कि देखिए, जैसे कुछ जानवर होते हैं जो दिन में एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं। जो रात में एक्टिव होते हैं वो दिन में सोते हैं, और रात में जागने वाले जानवर को निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। जो रात में जागता है उसको
निशाचर कहते हैं। और जो जानवर रात में जागते हैं वो चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं, श्वेत और श्याम रंग में ही देख सकते हैं, जिसमें आपका चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, रेगिस्तानी सांप, ये सभी जो है चीज़ों को ओनली ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं, क्योंकि ये रात में जागते हैं, ये निशाचर प्राणी हैं, निशाचर जानवर हैं। ओके, क्वेश्चन कहता है मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण क्या है? इसमें ऐसा कौन सा जीव है जो सड़े गले और मृत पदार्थों से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है? घास, कुत्ता, कुकुरमुत्ता या फिर कुसकुटा या अमरबेल। वह पौधा जो आजीवित एवं सड़े गले जैव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे पहली बात तो मृतोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। मृतोपजीवी में आपका मशरूम भी आ जाता है, कुकुरमुत्ता आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन इस खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के शुरुआत में बो दिया जाता है और इन्हें मानसून यानी बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, सोरगम, बाजरा या फिर चना, गेहूं। गेहूं तो सर्दी में बीजा जाता है ना, यहाँ भी गेहूं सर्दी में बीजा जाता है। चना, धान, कपास या फिर सरसों भी तो आपकी लगभग हमारी यूपी में तो यानी कि थोड़ा सर्दी में ही होती है लगभग, है ना। तो ये जो है वो सभी आपके क्या हैं, ये सर्दी में होते हैं, ऐसे फसल है ये। लेकिन जो आपका धान है, मक्का है, सोरगम है, बाजरा है, ये सभी फसलें कैसी फसलें हैं? जो आपकी बरसात की फसल कही जाने वाली हैं और बरसात के मौसम में ये फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? धान, मक्का, सोयाबीन या फिर गेहूं। खरीफ फसल, जैसा अभी पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा, जो खरीफ फसल होती है वो बारिश के शुरुआत में बोई जाती है। इनको जो है कि बरसात की फसल भी कहते हैं। तो बरसात की जो फसलें हैं उसमें आपका धान आता है, आपका मक्का आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, एंड आपका बाजरा बरसात की फसल है, एंड आपकी उड़द है, मूंगफली, ये सब भी क्या है? बरसात की फसलें हैं, ये खरीफ फसलें हैं। जबकि आपका जो गेहूं है यह रबी फसल है। कौन सी फसल है? यह आपकी बारिश की नहीं है, ये रबी फसल है। ठीक है, तो खरीफ कौन नहीं है? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये 19 जनवरी 2023 को पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? देखिए, बिल्ली क्या 10 घंटे सोती है? नहीं, गलत है। बिल्ली का जो सोने का समय है वो लगभग 12 से 16 घंटे है। 12 से 16 घंटे बिल्ली कितना सोती है? 12 से 16 घंटे। अजगर कितना सोता है? अजगर आपका 18 घंटे सोता है। अजगर कितना? 18 घंटे सोता है। गाय का सोने का समय 4 घंटे है। और आपका जो जिराफ है, जिराफ सबसे कम लगभग वही 1.5 से 2 घंटे तक सोता है। ओके, तो सभी को याद कर लीजिए, बिल्ली आपकी 12 से 16 घंटे सोती है, अजगर आपका 18 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे सोती है। और वही पूछ रहा कि सोने का सही समय, आपका गाय वाला ऑप्शन जो था वो राइट हो गया, एंड जिराफ आपका जो है वही 2 घंटे लगभग सोता है। तो ऑप्शन इसमें जो सी था वो आपका राइट हो जाता है। दृष्टिदोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए, ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो ब्रेल लिपि है उसको शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि टीचिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि जो होती है वह आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है बावड़ी का अर्थ क्या होता है? बावड़ी का अर्थ आपका कुआं है या फिर सीढ़ीदार कुआं, तालाब, झरना। बावड़ी क्या होता है? बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। बावड़ी का अर्थ क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं, स्टेप वेल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वाष्पन के कारण
शीतलन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका बढ़ता है और वायु में नमी यानी कि जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, या फिर बढ़ता है, खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु में नमी यानी कि जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, या फिर घटता है और वायु में नमी कम होती है, या फिर घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। तो जलवाष्प क्या है? एक प्रकार का वाष्पीकरण है, वेपोराइजेशन है। क्या है? वाष्पीकरण है, जो तरल की सतह पर होता है, जिससे तरल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एंड इसमें जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी यानी कि जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए, यानी कि पेयर चुनना है हमको कि इसमें संघ शासित प्रदेश कौन से हैं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, क्या ये संघ शासित प्रदेश हैं? या फिर लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड, लद्दाख और मिजोरम? तो इसमें कौन हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन बी है वह राइट है, क्योंकि लक्षद्वीप और चंडीगढ़ भारत के संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष क्या राष्ट्रीय है? नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, या फिर कदम्ब का वृक्ष? डियर फ्रेंड, आपका जो बरगद का वृक्ष है, जो बरगद का पेड़ है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और कल्प वृक्ष का मतलब होता है इच्छा पूरी करने वाला पेड़। क्या? इच्छा पूरी करने वाला पेड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चांगपा क्या है? अ ट्राइब लिविंग कोल्ड डेजर्ट, एक ऐसी जनजाति जो ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली है, या फिर पहाड़ों पर निवास करने वाली जनजाति है चांगपा, पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है, या फिर नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति है। तो चांगपा क्या है? चांगपा आपकी एक ऐसी ट्राइब, एक ऐसी जनजाति जो पहाड़ों पर निवास करने वाली है। क्या? चांगपा पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 जनवरी 2023 की परीक्षा का प्रश्न है, कहता है वह स्थान जहां चांगपा जो जनजाति है अपनी भेड़ें और बकरियां रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां वो अपनी भेड़ें और बकरियों को रखते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उसको रेबो कहते हैं, लेखा कहते हैं, शेड कहते हैं, या फिर पनपैद कहते हैं। चांगपा क्या है? देखिए, चांगपा लद्दाख में पाई जाने वाली खानाबदोश जनजाति है। उनके लिए उनकी बकरियां और जो भेड़ें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जानवर हैं उनकी। ठीक है, और दूसरी बात, वे रेबो नाम के एक बड़े शंकु के आकार के तंबू में रहते हैं। ध्यान दीजिए, ये रेबो क्या है? जिस तंबू में वो रहते हैं, जो कि एक बड़ा ही शंकु के आकार का होता है, उसे रेबो कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भेड़ बकरियों को रखने का स्थान को क्या कहते हैं? तो जो उनके पास भेड़ें हैं, बकरियां हैं, उनको रखने के लिए एक जगह है जिसे वो लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ और बकरियों को रखने वाली जो जगह है उसको लेखा कहते हैं। लेखा जो बनाया जाता है उसकी दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। लेखों की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। और अगला क्वेश्चन फिर कहता है, ईवीएस का है, सारे क्वेश्चन ईवीएस के हैं। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से, ईवीएस की क्लास चल रही है, उसमें अगर विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न पूछता है तो क्या होता है? छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, मेक्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझते हैं प्रश्न पूछने से। छात्र कार्यों में लगे रहते हैं,
और उनके अनुशासन में सुधार होता है, छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है क्वेश्चन पूछने से, या फिर छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है, छात्रों के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। नहीं, ईवीएस की क्लास में क्या है, अगर बालक अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है इसका मतलब है कि बालक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है जितने क्वेश्चन पूछेगा तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ईवीएस के शिक्षण हेतु, फॉर ईवीएस टीचिंग प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। जो प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री हो महंगी होनी चाहिए। अगर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो महंगा होगा तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि महंगी चीज़ से हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी, ऑप्शन पहले कर जाता है ना। शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जाने वाली, अगर टीचर खुद टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करेगा तो वो इफेक्टिव होगा, या फिर छात्र केंद्रित होनी चाहिए, या फिर शुड बी इम्पर्सनल, अवैक्तिक होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी टीचिंग जो लर्निंग मटेरियल है वो इफेक्टिव तभी होगा, प्रभावी तभी होगा जब वो छात्र केंद्रित होगा, जब आप उसको छात्र के अनुसार उसकी रुचि योग्यता क्षमता के आधार पर जब आप उस मटेरियल को तैयार करेंगे वह ज्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल होगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। देखिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसको NIM भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पहले समझिए इसकी स्थापना 14 नवंबर को हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 को नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना हुई थी। ओके, अच्छा कहाँ है ये, तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी। तो ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके सम्मान में की गई थी। क्या यह इसकी जो शुरुआत है वो नेहरू, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके सम्मान में की गई थी। ठीक है, वे माउंटेन्स के, पर्वतों के बड़े शौकीन थे, इसीलिए इसका नाम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग रखा गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए। मादक द्रव्य यानी कि ड्रग की पहचान करनी है जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए LSD ये भी आपका क्या है, यह ड्रग है। हशीश भांग भी एक ड्रग है, कैनाबिस भी एक ड्रग है, लेकिन पेनिसिलिन ड्रग नहीं है, यह आपका एंटीबायोटिक है। ओके, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। इसी की हमको पहचान करनी थी कि जो मादक द्रव्य नहीं है, जो ड्रग नहीं है, वो पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक है, ड्रग नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणविद का नाम क्या है, वह आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भारत में राजस्थान के अलवर जिले से एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। इन्हें भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कौन है वो, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। हाँ, राजेंद्र सिंह है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन कहता है वह प्रतिरूप, ठीक है, जो कश्मीरी हाउसबोट पर चौखटी आरा पहली के जैसे दिखता है वह क्या है, वह आपका देवबंद है, मेहराब है, या मुकरना है, या फिर खत्मबंद है। वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउसबोट पर चौखटी आरा पहली के जैसे दिखता है वह आपका खत्मबंद है। क्या है, खत्मबंद। इसके तहत देवदार और अखरोट की लकड़ी का उपयोग करके हाथ से जो आकृतियां बनाई जाती हैं उनका उपयोग छत और दीवारों को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। ओके, और ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर क्या है। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज अपघटक,
उत्पाद, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। देखिए इसमें तीसरा पोषण स्तर पूछ रहा है, तो आपको पहला पता होना चाहिए। पहला जो पोषण स्तर है उसमें हमारे हरे पौधे आ जाते हैं। क्या? जो प्रथम है, जो पहला है, उसमें हरे पौधे आ जाते हैं, दूसरे में आपके शाकाहारी आ जाते हैं, और तीसरे पोषण स्तर में आपका मांसाहारी आ जाता है। ठीक है, तीनों स्तर क्लियर। पहले में हरे पौधे आ जाते हैं, दूसरे में शाकाहारी जीव जंतु आ जाते हैं, तीसरे में आपके मांसाहारी आ जाते हैं, और तीसरा ही यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम कार्निवोरस के साथ में चले जाएंगे। दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए, कहाँ? दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरेंगे। जब वो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो रास्ते में कौन कौन से छोटे बड़े राज्य पड़ेंगे? रास्ते में उनको गुजरात से होकर के वो गुजरेंगे, महाराष्ट्र से होकर के गुजरेंगे, और वो राजस्थान से होकर के गुजरेंगे। अच्छा, अब इसमें जो आपका गुजरात है इसकी राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाएगा, वो इन 3 छोटे बड़े राज्यों से होकर के गुजरेंगे। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। बिल्कुल भाई, गेहूं से हम बहुत सारी खाने वाली चीजें बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं? उत्तपम तथा डोसा नहीं गेहूं से बना है, या चपाती केक नहीं बना है, हलवा पूरी नहीं बना है, या फिर स्लाइस ब्रेड और पुआ जो है गेहूं से नहीं बना है। डियर फ्रेंड, गेहूं से हमारा चपाती और केक बना है, हलवा पूरी भी गेहूं से बना है, स्लाइस और ब्रेड तथा पुआ भी गेहूं से बना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन है जो गेहूं से नहीं बनाया गया? गेहूं से आपका उत्तपम और डोसा नहीं बनाया गया। तो फिर ये बना किससे है? ये उत्तपम और डोसा आपके चावल और दाल को पीस करके बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गेहूं का इसमें कोई रोल नहीं है। चावल और दाल को पीस करके आपका उत्तपम और डोसा बनता है। क्वेश्चन कहता है कि आहारी रेशों, जिनको डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? हमारे शरीर को पोषण देते हैं, रुक्षांश भी कहा जाता है, क्या ये बात सही नहीं है? हमारे शरीर को अपाचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, या फिर ये मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो जो डाइटरी फाइबर है इसके बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? ये बात, ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं, ये बात सही नहीं है। ये हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई भी पोषण नहीं देते। हालांकि हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक तो है ये डाइटरी फाइबर, लेकिन पोषण नहीं देते हमको। इन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, ये भी बात इनके बारे में सही है। हमारे शरीर का जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये उससे हमको छुटकारा पाने में भी हेल्प करते हैं, और ये मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये सारी बातें डाइटरी फाइबर के बारे में सही हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को पोषण दे रहे हैं, ये बात सही नहीं है। एक चैप्टर है आपका अमृता की कहानी। चैप्टर क्या है? अमृता की कहानी। इसमें ग्राम जो खेजड़ली है, क्या जो खेजड़ली ग्राम है उसका नाम मिला है। जो गांव का नाम खेजड़ली है वह उनके पूर्वजों के नाम पर खेजड़ली रखा गया है। वहां निवास करने वाले बच्चों से ये नाम, गांव का नाम रखा गया। वहां उगने वाले वृक्षों से गांव का नाम रखा गया, या पंचायत के सदस्यों से गांव का नाम खेजड़ली रखा गया। डियर फ्रेंड, पाठ अमृता की कहानी में जो खेजड़ली है ये भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले का एक गांव है। खेजड़ली कहाँ है? खेजड़ली भारत के राजस्थान के जोधपुर जिले का एक गांव है, और इस गांव का जो नाम है ये वहां उगने वाले वृक्षों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि जो खेजड़ली के पेड़ थे वो उस गांव में, उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन इस बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश कौन से? जो बंगाल की खाड़ी है उसके जो है किनारे पर तटवर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो बंगाल की खाड़ी के 3 आपके जो तटवर्ती प्रदेश हैं वह आपके कौन हैं? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा। ठीक है, ये जो है
बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्वेश्चन कहता है वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं, बारिश के पानी का बाद में उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल के लिए उसको इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है। रेन वाटर जो है इज स्टोर इन सरफेस और सब सरफेस एक्वीफर्स जो होता है उसको हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था, व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर क्या स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, या महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिन पर, या फिर सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन पर। डिफरेंट स्वच्छ भारत अभियान जो है यह आपका 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। क्या स्वच्छ भारत अभियान जो है यह 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। ये जो अभियान था वह महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर आरंभ किया गया था। अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वो क्या है, एनीमिया इज कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ, किसकी कमी से होती है, यह आपकी आयरन की कमी से होती है। जो एनीमिया है, अरक्तता का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी का होना है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें पाए जाने वाले एक पदार्थ यानी कि हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आ जाती है। इससे जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर चकराता है, उसकी जो ये ऊपर ये जो बॉडी के ऊपर त्वचा होती है उसमें पीलापन आ जाता है, कमजोरी, थकान, ये सभी समस्याएं उसको झेलनी पड़ती हैं जिसमें अरक्तता की कमी हो जाती है। सीधी भाषा में बात करें तो खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन कहता है ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन ईवीएस, इसका मतलब क्या है, कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्रियों और साधनों का उपयोग करना करके सीखना है। पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरणों का प्रयोग करना या फिर भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, ईवीएस में करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है इंक्लूडिंग रोल प्ले, जब आप अपने आप को किसी प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूड करते हैं, खुद करते हैं, तब वह आपका लर्निंग बाय डूइंग कहलाता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन इज केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहारिक रूप से प्रचलित है उसे क्या कहते हैं। थय्यम, मुडियेट्टू, वेलाकाली या फिर कलरी पयट्ट कहते हैं उसको। देखिए केरल की जो उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला है, मार्शल आर्ट है, उसको कलरी पयट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कलरी पयट्ट कहते हैं। जो कलरी पयट्ट सॉरी, यह आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो यह आपका कलरी है और दूसरा शब्द आपका पायट्ट है। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कलरी और पायट्ट। कलरी का अर्थ होता है स्कूल या व्यायामशाला और पायट्ट का अर्थ होता है युद्ध या व्यायाम करना। ओके, तो यहाँ पे यह आपका कलरी पयट्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान करके अलग कर सकते हैं। Which of the following substances would you be able to separate from water by straining with a cloth? दूध नमक को, क्या दूध नमक को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं, या फिर नमक चीनी, या फिर हल्दी पाउडर तेल, या फिर चॉक पाउडर और रेत को अलग कर सकते हैं। तो इसमें आपका देखिए चॉक पाउडर और रेत, किसकी बात, देखिए चॉक पाउडर और रेत को कपड़े के द्वारा छान करके अलग किया जा सकता है, क्योंकि चॉक पाउडर और रेत दोनों पदार्थ जल में
घुलने वाले नहीं हैं। ये जल में ये दोनों पदार्थ घुलने के कुछ समय पश्चात ये पदार्थ बर्तन के तल में बैठ जाते हैं और इन पदार्थों को हम आसानी से कपड़े के द्वारा छान करके अलग कर लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। इसमें आपका डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद या फिर हलवा, बिरयानी, जेली, अचार, इडली, हलवा। कौन सी सामग्री है जो एक ही प्रकार की खाने की जो सामग्री है उसी से बना है। तो इसमें देखिए अचार और हलवा, क्या ये एक ही चीज से बनते हैं दोनों? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हलवा, बिरयानी, जेली ये भी अलग अलग बने हैं। चपाती, रोटी अलग बनती है। दाल है, सलाद है, तो बिल्कुल कहीं मैच नहीं कर रहा। डोसा, पुलाव और खीर, डोसा, पुलाव और खीर ये जो हैं तीनों लगभग एक ही चीज से बने हैं। ठीक है, और डोसा ये तो एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो चावल और उड़द की दाल से बनता है। डोसा चावल और उड़द की दाल से बनता है और नारियल की चटनी और सांभर के साथ ये इसको बड़ा इंटरेस्ट से खाया जाता है। पुलाव की बात करें तो ये उत्तर भारतीय व्यंजन है जिसका मुख्य अवयव चावल, ये भी चावल से ही बनता है। खीर आपकी वो भी चावल से बनती है। ठीक है, दूध डाल करके, तो सॉरी, इसलिए ऑप्शन नंबर में जो ए है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है अगर कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों किसका जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या होगी, उसके खेत की जो मिट्टी है वो क्या होगी? केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त रह जाएगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी, या फिर बंजर हो जाएगी? देखिए आजकल किसान क्या करते हैं कि अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए खेती से, फसल से अधिक दवाइयाँ भी डाल रहे हैं, है ना, जिससे जो खेत की मिट्टी है वो क्या है कि उसकी उर्वरकता कम होती जा रही है। जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं, जो किसानों के मित्र कहे जाते हैं, जैसे आपके केचुआ हैं, है ना, सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, केचुए हैं, ये सभी नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे कि जमीन जो है उसकी उर्वरकता कम हो रही है और धीरे धीरे जमीन बंजर होती जा रही है। तो इससे अगर कोई किसान फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का अधिक से अधिक यूज करता है तो उसकी जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़ करके बनती है, ये दर्शाती है, किसको डिनोट करती है? ये दृढ़ डिटर्मिनेशन को, या कमल के फूल को, फूल तोड़ना, या फिर फर्मनेस को, दृढ़ता को। देखिए मुकुल का अर्थ कली होता है। मुकुल का अर्थ क्या होता है? कली होता है। ठीक है, जब सभी पांचों उंगलियों को एक साथ में लाया जाता है और फिर सिरे पर एक दूसरे को टच किया जाता है तो मुकुल हस्त प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मुकुल हस्त प्राप्त होता है। ठीक है, मुकुल हस्त को ये जो है ये कमल के फूल को खिलने का प्रतिनिधित्व करता है। किसके? कमल के फूल को खिलने का प्रतिनिधित्व करता है और इस मुद्रा को सभी प्रभावी योग मुद्राओं में से एक माना जाता है। ये मुद्रा एक ऊर्जा देने वाला शांत मुद्रा है, यानी कि ये एक प्रकार का योग है मुकुल हस्त। ठीक है, जो कि कमल के फूल को खिलने के लिए डिनोट करता है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, ठीक है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? रक्तहीनता का मतलब है शरीर में खून की कमी हो गई है, तो रक्तहीनता को एनीमिया कहते हैं। जब व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? शरीर में खून की कमी। तो इसके लिए व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? इसके लिए चुकंदर का रस और पालक खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? चुकंदर का रस और पालक खाने के लिए उसको देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? भोजन में पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए, भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए, चावल और अनाजों को ढेर सारे पानी में धोना चाहिए, चावल और अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। कि राइट क्या रहेगा? तो इसमें क्या करना चाहिए कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें चावल और
अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। इससे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स रिच इन आयरन इज। लौह तत्वों आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री कौन कौन सी है जिसमें अधिक मात्रा में आयरन मिलता है? देखिए आंवला, पालक और गुड़। क्या? आंवला, स्पिनच और जैगरी जो है ये ऐसी खाद्य सामग्री है जिसमें आयरन जो है भरपूर मिलता है। ठीक है, आंवला है, पालक है, गुड़ है, ब्रोकली है, मछली है, लाल मांस है ना। इन सब चीज़ों को खाने से क्या होता है, शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्ड्स लूज देयर फीदर्स एट सर्टेन टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इसको हाइबरनेशन, शीत श्वाप कहते हैं, या फिर स्ट्रिडुलेशन, झंकारना कहते हैं, मोल्टिंग, झाड़ना कहते हैं, शैलिंग, छिलना कहते हैं। तो इसको जो है मोल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माचन, मोल्टिंग। ये तब होता है जब एक पक्षी नए पंखों या बाल या त्वचा के विकास के लिए अपने पुराने बाल, पंख या त्वचा जैसी चीज़ों को खो देता है या गिरा देता है। ठीक है, तो उसको मोल्टिंग कहा जाता है, यानी कि पक्षी ने अपने बाल झाड़ दिए, अपने पंखों को खो दिया, झाड़ दिया, इसे मोल्टिंग कहा जाता है। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः लक्षण क्या होंगे? अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है तो उसके क्या जो है कि लक्षण होंगे? मलेरिया वाले व्यक्ति को क्या हो जाएगा? ठंड लगेगी और बुखार आ जाएगा। क्या होगा? मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक स्वास्थ्य स्थिति है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैल जाती है। ओके, और इससे क्या होगा? व्यक्ति में ठंड लगने के बाद बुखार आ जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि वह मेथड, वह प्रक्रम जो स्टूडेंट्स ने सीखा है उसको प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, जो भी विद्यार्थियों ने सीखा अब उसका प्रयोग करके देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, है ना, तो इसको प्रोजेक्ट मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 11 जनवरी 2023 को पूछा गया था। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? देखिए, अगर बीज को सूर्य का प्रकाश ना मिले तो अंकुरण तो उसका हो जाएगा, अंकुरण उसका हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वायु ना मिले, अगर उसको नमी ना मिले, उसको जो अगर एक मॉडरेट टेम्परेचर नहीं मिलता है, देन उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। उपयुक्त नमी, उपयुक्त तापमान, ऑक्सीजन, वायु की आपूर्ति बीज अंकुरण के लिए बहुत जरूरी होती है। अधिकांश बीज प्रकाश या अंधेरे से प्रभावित नहीं होते हैं। जो यहाँ पे किसकी अनुपस्थिति में अंकुरण हो सकता है? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरण हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पौष्टिकृत जो कि पेस्चराइज्ड मिल्क है इज हीटेड टू अबाउट। पौष्टिकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। कितने तक उसको, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस? 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, या फिर 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस। तो दूध को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसका पौष्टिकरण किया जाता है। दूध को अक्सर 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ठीक है, और फिर ठंडा करके जमा लिया जाता है। लुई पास्चर ने इस विधि की खोज की थी। किसने? लुई पास्चर ने, इसीलिए उनके नाम पर इसको पास्चराइज्ड विधि कहा गया। अगला क्वेश्चन कहता है भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को विसर्पी लता कहा जाता है। किस पे? क्रीपर, विसर्पी लता में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, कुछ पौधों का तना इतना कमजोर है कि ये अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते, इनको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपकी लौकी हो गई, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया,
इनके सबकी विसर्पी लताएं होती हैं। इनका जो तना होता है बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और बचता है, क्लास एंड हो जाएगी। क्लास कैसी रहेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है। उंगली से छू करके महसूस करके जो बच्चे पढ़ते हैं, कौन से बच्चे? जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। डियर फ्रेंड, जो बच्चे देख नहीं सकते वो उंगलियों से छूकर महसूस करके अपनी पढ़ाई करते हैं। जैसे ब्रेल मेथड जो है, ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसे मुख्य रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है, और वे कागज पर जो उत्कीर्ण अक्षर हैं उनको अपने हाथों से छूकर महसूस करके पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ब्रेल लिपि है, इसका आविष्कार 1821 में जो है फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। क्वेश्चन कहता है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो घटता है और वायुमंडल ताप निम्न हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा। इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे।